नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास सामाजिक विषय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले प्रकरण में हमने मौर्य शासक और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था। हमने मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान जैसे महान शासकों के बारे में पढ़ा, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब हम भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और वह है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का साम्राज्य, जिसके कारण हमारा भारत स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल में हमारे देश में हर दृष्टि से बहुत विकास हुआ, चाहे वो राजनीतिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो या सामाजिक विकास हो। तो ऐसे साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त। और श्री गुप्त के पश्चात घटोत्कच शासक बने, लेकिन घटोत्कच का इतिहास में ज़्यादा वर्णन देखने को नहीं मिलता है। और गुप्त साम्राज्य का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम के नाम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 320 ईसा से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य एक साहसी शासक थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान रहा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक बहुत प्रतापी शासक रहे और इतिहास में इनको भारत के नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कार्यकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक का माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का काफी विस्तार से वर्णन है। और इनकी नीति समुद्रगुप्त की प्रमुख थी दिग्विजय और एकीकरण की नीति। ये साम्राज्यवाद में विश्वास करते थे और इनका साम्राज्य विस्तार गंगा यमुना का दोआब, पूर्वी हिमालय के राज्य, विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक विस्तृत था। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ का हम सब अर्थ समझते हैं। और जिस सीमा तक वो यज्ञ का जो अश्व जाता था वहाँ तक उस राजा की सीमा मानी जाती थी। और यदि कोई राजा उसका अश्व का प्रतिरोध करता था तो उसको उस राजा की सेना के साथ युद्ध करना होता था। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। और इसके साथ साथ समुद्रगुप्त साहसी शासक होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा वाला राजा भी था। वह ललित कलाओं में निपुण था और उसके शासनकाल के जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का भक्त था और वैदिक धर्म को मानने वाला था, लेकिन वह दूसरे अन्य धर्मों का भी बराबर से सम्मान करता था। अब समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे वह है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य भी साम्राज्य
विस्तार में विश्वास रखते थे और इसीलिए इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका कहीं कहीं वर्णन देवगुप्त भी मिलता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त वंश के प्रमुख शासक रहे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जिनका कार्यकाल 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की जो प्रमुख इतिहास में यदि देन मानी जाती है तो वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन कुमारगुप्त को अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश के प्रमुख शासक रहे स्कंदगुप्त, जिनका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त की इतिहास की महत्वपूर्ण देन है मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, अर्थात जो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों ने किया था उसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इन्होंने हूणों को पराजित किया था। अब ये तो कुछ गुप्त वंश के शासक रहे। अब गुप्त वंश की जो प्रमुख भारत को क्या देन रही, तो इसके बारे में इतिहास में काफ़ी विस्तार से हमको देखने को मिलता है। और गुप्त वंश में राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक विकास बहुत हुआ, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुप्त वंश के काल में काफ़ी विकास हुआ। हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, जिनमें उस समय के प्रमुख विद्वान शामिल थे, जिनमें से एक का नाम कालिदास भी लिया जाता है। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम अभी भी विश्व का एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमुख नाटक ग्रंथ माना जाता है। और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और गुप्त काल में ही वराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि खगोलविद भी हुए और ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में काफ़ी आविष्कार किए। और उस समय गुप्त वंश के समय चीनी यात्री हाईयान भी भारत आया था और जिसने उस समय के गुप्त वंश के जो शासन काल का वर्णन किया है। और उसमें हमको देखने को मिलता है कि गुप्त वंश में बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां शामिल थी। और गुप्त वंश में इसके अलावा और भी अनेक सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ और भी उपलब्धियां देखने को मिलती है। और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।